हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मैनेजमेंट चैप्टर का वन शॉट डिटेल में और क्लास वन शॉट विद कीवर्ड्स आपने पूरा का पूरा अच्छे से देख लिया। आप ये बात ध्यान रखना, इस टाइम वो गलती मत करना जो आपने पूरे साल की, जहां पे आप एक एक चैप्टर को पढ़ते जा रहे हो, आगे चलते जा रहे हो और पुराने चैप्टर्स को भूलते चले जा रहे हो। इसलिए क्लास में दो दो वन शॉट लेके आ रहा हूँ, डिटेल में भी और शॉर्ट वन शॉट, जहां पे 15 से 20 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा चैप्टर क्विकली रिवाइज कर सकते हो विद ऑल कीवर्ड्स। केस स्टडीज में फंसते हो ना, मुझे पता है। एक बार ये सारे क्लास वन शॉट करा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें मल्टीपल केस स्टडीज कराऊंगा। देखते हैं क्लास की कैसे नहीं बनते आप लोगों से। स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉट पढ़ेंगे विद ऑल कीवर्ड्स। तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, लेकिन पेशेंटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट करने के लिए काफी सारे प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत हैं, जो क्लास बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने बनाए हैं। उन सारे प्रिंसिपल्स को, उन सारे टेक्निक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली एक फंडामेंटल ट्रुथ है विच हेल्प्स द मैनेजर्स। देखो, बिजनेस में जो भी मैनेजर्स होते हैं उन्हें बहुत सारे मैनेजरियल एक्शन और डिसीजंस लेने होते हैं। उन एक्शंस और डिसीजन लेने में ये प्रिंसिपल्स आपकी मदद करेगा। जैसे राजा के बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, जो उनको सलाह देते हैं पूरी तरीके से कि भैया ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। उसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजर्स को हेल्प करते हैं उनके बहुत सारे डिसीजंस को लेने के लिए। अगर मैं बात करूं इनके फीचर्स की विद कीवर्ड्स, तो सबसे पहला फीचर है जनरल गाइडलाइंस। देखो यार, जितने भी प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। वो एक रेडी टू मेड सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा। दूसरी चीज है फ्लेक्सिबल, आप उसे चेंज कर सकते हो। प्रिंसिपल्स को हर कोई अपने अकॉर्डिंगली, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, यानी प्रिंसिपल्स चेंज हो सकते हैं। दैट इज फ्लेक्सिबल। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, केस स्टडी में कीवर्ड में ऐसा लिखा रहेगा, नॉट डेवलप ओवरनाइट, इवॉल्व इन डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो समझ जाना वो कौन से फीचर की बात कर रहा है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अगर वो बोलता है छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, हर जगह, जैसे एक प्रिंसिपल की बात करें इक्विटी, कि आपको अपने एम्प्लॉयज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल्स, लीव रूल्स इक्वल फॉर ऑल्स। तो वो पर्वेसिव है हर जगह, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी या डिवीजन ऑफ वर्क, सारे काम एक इंसान से नहीं कराना चाहिए। टोटल वर्क के छोटे छोटे पार्ट करने चाहिए, एक इंसान को एक ही काम देना चाहिए, मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, उसके हिसाब से। तो ये प्रिंसिपल हर जगह चलता है, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो। बिहेवियरल नेचर, क्लास जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को मोल्ड करते हैं। एम्प्लॉयज पूरे साल कैसा बिहेव करेगा उसको मोल्ड करते हैं। तो ये क्लास मोल्ड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, तो यानी बिहेवियरल नेचर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, वो बता देते हैं कि इस प्रिंसिपल को क्यों लगाना है और इस प्रिंसिपल को लगाने के बाद इफेक्ट क्या होगा। इसको क्यों लगाएं, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये एक तरीके से क्लास साइंस की तरह है, तो वो बता देता है। बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे जो बता देता है इसको क्यों लगाना चाहिए, लगाने से फायदा क्या होगा। अगला है क्लास कंटिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कंटिंजेंट है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स है डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, एरिया टू एरिया, क्लास वेरी करता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा प्रिंसिपल लगाओ, ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा प्रिंसिपल लगाओ। कंटिंजेंट का मतलब बेसिकली विच डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। तो कंटिंजेंट, तो ये फीचर्स है। अगर ऐसा कीवर्ड कहीं भी आ जाए लिखा हुआ तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस, यानी कि बेनिफिट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। सबसे पहली चीज है क्लास साइंटिफिक डिसीजन। देखो, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूव हैं, तो ये साइंटिफिक डिसीजन है, आप इन पे रिले कर सकते हो। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर, ये वो साइंटिफिक डिसीजन है जो मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ताकि वो समाज के टूवर्ड्स उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक बिजनेसमैन की अपने समाज की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। ये चीज कहीं भी पूरे सिलेबस में किसी भी टॉपिक के इंपॉर्टेंस में आ सकता है, विच इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करो, उसको वेस्टेज ना करो, और कोई भी चेंजेस अगर एनवायरमेंट के अंदर आता है आप उसे अडॉप्ट करो। मैंने आपको डिटेल वन शॉट के अंदर एक सिंपल लाइन बताई थी योद्धा बैच में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजंस व्हिच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर सो दैट दे कैन फुलफिल सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ये एक ही स्टेटमेंट है, इसके अंदर 5 क्लास वर्ड्स हैं जिनसे क्लास इनके 5 प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस बन जाते हैं।
अगर अब हम बात करें हेनरी फेयोल के, ध्यान रखना क्लास, हेनरी फेयोल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिया था, ठीक है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में एक बार आप उस बुक का नाम लिखो क्लास, और बताओ क्लास इसे इन्हें फादर ऑफ डैश मैनेजमेंट कहा जाता था। ये क्लास आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इनके 14 प्रिंसिपल्स ये रहे, तो आप एक एक करके इनके प्रिंसिपल्स को समझना, और जितने भी कीवर्ड्स बन सकते हैं मैं वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। क्लास हेनरी फेयोल साहब ने कहा था कि टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और एक इंसान को एक ही काम दो, मैचिंग टू इट्स स्किल्स क्वालिफिकेशन। इससे उस काम को करते करते वो एक्सपर्ट हो जाएगा, कम समय में काम को पूरा करेगा, रिसोर्सेज को कम से कम वेस्टेज करेगा, और क्लास उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, ओवर बर्डन भी फील नहीं करेगा। अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो क्लास ओवर बर्डन फील करेगा और काम वो पूरा कर ही नहीं पाएगा। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी इंसान को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो मैचिंग टू उसके अथॉरिटी भी दो, यानी कि अगर आप काम का बोझ दे रहे हो तो उस काम को पूरा करने के लिए जो पावर है वो भी आपको देना है। यानी कि अथॉरिटी किसके बराबर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यानी कि आप कैसे इसकी केस स्टडी को पहचानोगे, मैच, पैरिटी, इक्वालिटी एंड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा अथॉरिटी दे दी तो मिसयूज करेगा, कम अथॉरिटी दे दी तो क्या करेगा क्लास, वो ओवर बर्डन फील करेगा। Allocation of authority as per work assigned to individual, giving authority matching to the target or responsibility of employee. Authority must be equal to responsibility. तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है हेनरी फेयोल का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है डिसिप्लिन, फ्रेमिंग रूल्स रेगुलेशन। देखो डिसिप्लिन का मतलब ध्यान समझना, अगर केस स्टडी में बोलता है कि एम्प्लॉयर ने कोई कमिटमेंट किया उसे पूरा नहीं किया तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या, आपको जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, नियम कानून के हिसाब से काम करना है, और अगर कोई कमिटमेंट एम्प्लॉयर ने किया तो उसको उसे पूरा भी करना है। कमिटमेंट करके ना पूरा करना भी डिसिप्लिन प्रिंसिपल का वायलेशन है। फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो, काम कैसे करना है। इसके अलावा मीटिंग कमिटमेंट प्रॉमिस ऑफ सबऑर्डिनेट एज वेल एज बाय सुपीरियर, पुटिंग ऑफ पेनल्टी। अगर आपने क्लास काम को डिसिप्लिन तरीके से नहीं किया तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बॉस की सुननी है। अगर आप अलग अलग बॉस की सुनोगे ना क्लास, अगर आप अलग अलग बॉस की सुनोगे तो बहाना मिल जाएगा, आपने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे दूसरे बॉस ने कोई दूसरा काम दे दिया था। आप उसका भी काम नहीं करोगे, बहाना बना दोगे, मुझे दूसरे बॉस ने कोई, आप किसी का काम नहीं करोगे और बहाना बना लोगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, मोर देन वन बॉस, कंफ्यूज सबऑर्डिनेट। तो ये कीवर्ड्स हैं जो क्लास आपको ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्लास, एक ही दिशा में आपको चलना है क्लास, ये नहीं कि मैं ये काम भी कर लूँ वो काम भी कर लूँ। अगर आज आप किसी एक काम करने के लिए बैठे हो तो आप पहले उसे पूरा करो फिर किसी दूसरे टारगेट पे जाओ। ध्यान रखना, वन हेड वन प्लान, ये आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल। यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट, ये केस स्टडी में आया था क्लास पहले भी, टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। बेस कोऑर्डिनेशन, based on coordination concept and remove overlapping of activity. Which principle remove overlapping of activity आ जाता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। क्योस कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा इसके अंदर, अगर सब लोग एक ही दिशा में चलेंगे कोई लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन किसी एम्प्लॉय के बीच नहीं रहेगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आप देख रहे हो हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली वर्कर्स को गाइड करता है कि वर्कर्स को काम कैसे करना है ठीक है। तो ये कहते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने बारे में मत सोचो, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो। कई बार आप अपनी कंपनी में जब काम करते हो तो आपको बहुत ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे घूस लेके, जहाँ पे आपको घूस दे दिया जाएगा और आप गलत काम करने के लिए बोला जाएगा। तो उस टेम्पटेशन में, उस लालच में आपको नहीं पड़ना है, आपको अपने बारे में नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अगर कोई मीटिंग है, मान लो आपकी बिजनेस मीटिंग, तो आपको फैमिली मीटिंग को छोड़ना है बिजनेस मीटिंग के लिए। Organizational interest is more important than personal interest. While taking decision of manager must give priority benefit to the organization. तो ये क्लास कोई भी डिसीजन लेने में आपको डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के हित में लेना है, अपने हित में नहीं लेना। एम्प्लॉय शुड शो एग्जाम्पलरी बिहेवियर, ध्यान रखना, एम्प्लॉय को एग्जाम्पलरी बिहेवियर दिखाना है, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करना है। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, नॉट बाई सेक्रीफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि आप अपने गोल हासिल करो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गोल को रिस्क में डालते हुए नहीं, पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल फिर आपका गोल। मैनेजर शुड नॉट मतलब टेक अनफेयर डिसीजन बाय टेकिंग ब्राइब, घूस वगैरह लेके भी आपको काम नहीं करना है, ठीक है। अपने रिलेटिव को फायदा आपने नहीं पहुंचाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाना है। एम्प्लॉय मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव, अटेंडिंग फैमिली फंक्शन इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय। तो ऐसी बातें लिखी हो
तो ये आएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। रेम्युनरेशन टू पर्सन कहता है क्लास कि एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दो, अच्छा पे दो, इतनी अच्छी सैलरी दो कि क्लास वो आपके खिलाफ ना जाए, आपकी कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्टेज ना करे और अपना घर परिवार भी अच्छे से चला सके। अंडरपेड मत करो, पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी सो दैट शी कैन बी मेंटेन और ही कैन बी मेंटेन अ गुड स्टैंड ऑफ लिविंग। विद इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉय के क्लास वेजेस सैलरी को भी बढ़ाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप रेम्युनरेशन टू पर्सन्स को वायलेट कर रहे हो। मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल, अभी हम पढ़ेंगे एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उस प्रिंसिपल से मैच करता है। और क्लास कंपनी के फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए आपको पे करना है। अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आप ज़्यादा पैसे दो, अच्छे पैसे दो। तो आपकी कंपनी बड़ी किसने बनाया? एम्प्लॉय ने, तो अच्छे पैसे दो उनको। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, और कुछ पावर वो नीचे लेवल पे बांट देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो की डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रूटीन डिसीजन कैन बी टेकन बाय मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऐसी बात लिखी हो तो वो आएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर क्लास मूव हो रही है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वो लाइन बाय लाइन ही होना चाहिए। इससे ऊपर ये अपने बॉस को बताएगा, ये नीचे आएगा लाइन बाय लाइन। तो इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन ही होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। फॉलोइंग ए लाइन ऑफ अथॉरिटी और हिरार्की, मैनेजर्स फॉर कम्युनिकेटिंग एवरी इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। इसका फायदा यह है कि क्लास कि कोई भी इंसान से क्लास मैसेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड नहीं होगा, सबको पता रहेगा, कोई छूटेगा नहीं। डिसएडवांटेज यह है टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो क्लास आप डायरेक्टली किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। ठीक है, शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एवरीथिंग क्लास, हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, मैन और मटेरियल, ताकि जहां पे आप ढूंढने जाओ आप डायरेक्टली क्लास उसको ढूंढ सको। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको हर चीज क्लास समय पे टाइम पे तभी मिलेगा जब हर चीज ऑर्डरली रखा रहेगा। जैसे आपकी मम्मी सुबह आपके कपड़े, सॉक्स, जूते प्रॉपर तरीके से जगह पर रहता है, आप जाते हो सीधे वहां से क्लास उठा लेते हो। अगर वो बिखरा रहेगा तो परेशान हो जाओगे। तो ऑर्डर का मतलब क्या, हर चीज अपने टाइम पे अपनी जगह पे हो, ताकि क्लास आप ढूंढो तो आपको मिल जाए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना है एम्प्लॉयज के बीच, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, नेशनैलिटी बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आपको भेदभाव नहीं करना है। हर एम्प्लॉय बराबर है। मैं नहीं कह रहा सबको बराबर बराबर सैलरी दो। इक्विटी का मतलब क्या है क्लास? फेयर, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉय, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ एनी क्रीड, कास्ट, जेंडर, सेम पॉलिसी, सबके लिए सेम पॉलिसी हो, नो प्रेफरेंस टू मेल पर्सन और फीमेल पर्सन, रिलीजन बेसिस पे भी नहीं करना। कॉन्ट्रेक्ट टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेजेड सिस्टम, हम आगे चल के एक डिफरेंशियल पीस वेजेड सिस्टम पढ़ेंगे, ये उसका उल्लंघन है। वो कहता है जो ज्यादा काम कर रहा है ज्यादा पैसे दो, और ये कहता है सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट करो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसके लिए केस स्टडी का कीवर्ड बना रहता है कि सेटल डाउन के लिए समय दो, एम्प्लॉयज को सेटल डाउन होने दो, समय दो। ठीक है, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर टर्मिनेशन, गिविंग अ मिनिमम टाइम ऑफ एम्प्लॉयज टू सेटल डाउन, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि वर्कर्स को कम से कम 2-3 साल का टाइम दो, या एक अच्छा खासा टाइम दो, ताकि वो सेटल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो छोड़ के ना जाए। आप जल्दी जल्दी निकाल दोगे, ट्रांसफर करोगे, वो फिर पक्का छोड़ देगा। तो आपको उसे, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, समय दो उसको। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है? वर्कर्स के सजेशन को वेलकम करना। अगर वर्कर कोई सजेशन दे रहा है तो हेनरी फ्यूल ने कहा है वेलकम करो, सुनो एटलीस्ट उसकी। इससे क्लास मोटिवेशन रहेगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन, स्पिरिट हाई रहेगा। इनकरेज और वेलकम टू द एम्प्लॉयज सजेशन, मैच विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हम पढ़ेंगे क्लास अभी साइंटिफिक प्रिंसिपल, एक उससे मैच करता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और इससे वर्कर को ना बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, क्योंकि कंपनी कुछ काम देने से पहले मेरे से पूछ रही है, तो उसको अच्छा फील आता है, मोटिवेट होगा। एस्पिरिट डी कॉप्स बेसिकली कहता है यूनिटी स्ट्रेंथ, ये आई को वी से रिप्लेस करता है। टीम स्पिरिट इज मोर देन इंडिविजुअल स्पिरिट, वर्क विथ टीम स्पिरिट एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये मानता है एकता में बल है। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, दिस प्रिंसिपल वाज यूज इन मूवी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में क्लास ये प्रिंसिपल यूज हुआ है। ये जितने वर्ड्स बता रहा हूँ ना क्लास में, दीज ऑल आर की वर्ड्स, ये सारे के सारे की वर्ड्स हैं। इन की वर्ड से क्लास आप पहचान सकते हो कि कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, राइट? तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है। आई होप क्लास की वर्ड से काफी हद तक आप इसको समझ गए। नाउ बात करते हैं
इनका डिफरेंस भी कराऊंगा मैं क्लास आपको, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन में क्लास आ सकता है, सैंपल पेपर में पूछा गया है, सो डोंट वरी, एंड में हम वही करने वाले हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में बेसिकली 4 प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल्स को दिया किसने था? F.W. टेलर ने। हेनरी, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। हेनरी जो F.W. फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर पूरा नाम है इनका। तो टेलर साहब को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये कहते थे हर चीज में साइंस है, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया दैट इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या कहते हैं कि आप बिजनेस में जो भी एक्शन डिसीजन ले रहे हो, हर चीज साइंटिफिकली होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप मालिक हो तो अपने हिसाब से मत करो कुछ भी, कि मैं बोलता हूँ कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे इस काम को करना है, इस काम को इतनी देर में करना है, नहीं, तुम कुछ नहीं हो। हर चीज साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। यूज ऑफ साइंस for each and every element of management. There is one best method to maximize efficiency, and this method could be developed by developed by method study. ठीक है, कौन सा है क्लास यहाँ पे? Method study and analysis, not rule of thumb. और मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशंस, विल और एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करना है। मतलब कुल मिला के आप ही समझ लो, जितने भी क्लास बिजनेस में काम किए जा रहे हैं सब साइंटिफिक तरीके से किया जाए, यही कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर मालिक कमा रहा है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा एम्प्लॉय के साथ भी शेयर करना चाहिए, उसको बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मिलजुल के काम करना है आपने। मैनेजर सोचता है वर्कर कुछ नहीं है, सब कुछ हम कर रहे हैं। वर्कर सोचता है मैनेजर कुछ नहीं करता, सारे काम तो हम करते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। सो मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। वर्कर शुड नॉट क्लास शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड फॉर द कंपनी। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को पहचानोगे तो समझोगे ये कौन सा प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर क्वेश्चन में बोलता है उसे एक्सप्लेन करो। प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट लॉन्ग टाइम अनलेस इज अकम्पैनिड विद प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय। जब तक आप एम्प्लॉय का भला नहीं करोगे ना, तो एम्प्लॉयर भी रहने टिकने वाला नहीं है लंबे समय तक। और दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको क्लास मेंटल रेवोल्यूशन से हम खत्म कर सकते हैं। यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। याद है अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, अच्छी सैलरी देनी चाहिए, तो ये उस प्रिंसिपल से मेल खाता है, मैच खाता है। सर तो कौन सा प्रिंसिपल लिखे, क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन बोलेगा नॉर्मल साइंटिफिक पूछेगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा है तो लिखोगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नॉर्मली पूछेगा प्रिंसिपल कौन सा है तो क्लास आप लिखोगे रेम्यूनरेशन। तो साइंटिफिक वर्ड यूज करेगा तभी साइंटिफिक प्रिंसिपल लिखना। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक प्रिंसिपल से मैच करता है। कौन सा प्रिंसिपल? इनिशिएटिव से। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली कहता है मिलजुल के आपको रहना है, काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अनवांटेड स्ट्राइक पे नहीं जाना, वर्कर से कहता है ये। तो ये एक्सटेंशन है कौन से प्रिंसिपल का? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। वेलकम के सजेशन, वर्कर के सजेशन को वेलकम करने के लिए कहता है। वर्कर को रिवॉर्ड दो, अच्छे सजेशन दे रहा है तो। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन, नो नीड इवेंट क्लास। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई यूनियन के धमकी नहीं देगा वर्कर। कम्युनिकेशन जो भी है, पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जापान वगैरह में क्लास वर्कर्स को एज फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इस तरीके से होना चाहिए, तो वो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स, मैनेजर को भी काम करना चाहिए। और कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन, तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल कहता है? केस स्टडी में आया तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ध्यान रखना ये सिर्फ 12th में नहीं, तुम्हारे सीयूईटी में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, इसमें एफडब्ल्यू टेलर साहब कहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वर्कर का डेवलपमेंट पहले करो। अगर आप वर्कर का डेवलपमेंट करोगे तो कंपनी अपने आप ही तरक्की कर जाएगी। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा टेलर ने 6 टेक्निक्स दी हैं। 6 टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप कहता है एक इंसान सारे काम में एक्सपर्ट नहीं होता, तो 8 अलग अलग बॉस बनाओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने दो, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा मत करने दो। प्लानिंग डिपार्टमेंट को सिर्फ प्लान करने दो, इनको मतलब दोनों को एक दूसरे काम नहीं करने, उसका काम तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारा काम तुम करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 बॉस और प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बॉस। तो एक तरीके से जो आपने एक प्रिंसिपल पहले पढ़ा था, यानी कि एक प्रिंसिपल आपने पढ़ा था ना, 1 हेड 1 प्लान 1 बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड, है ना,
उसका ही क्या हो गया क्लास, वायलेशन हो गया। और ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, और वायलेट करता है कौन सा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, सीयूडी में पूछ सकता है, बाकी केस स्टडी में भी आ सकता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज पर्सन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को सेपरेट रखता है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड कौन कौन से, रूट क्लर्क जो रास्ता दिखाएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो आपको बताएगा रास्ते में आपके साथ चलेगा कि कैसे कैसे सारा इंस्ट्रक्शन देगा काम करने का, टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं, विद कॉस्ट हो रहा है कि नहीं, वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क चेक करेगा। उसका डिसिप्लिन क्या चेक करेगा क्लास, कि सारा काम डिसिप्लिन तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। अगला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये चेक करेगा क्लास, सबसे पहले गैंग बॉस हर चीज अरेंज करेगा, स्पीड बॉस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा, रिपेयर बॉस कुछ खराबी हुई मशीन में तो वो रिपेयर करेगा, इंस्पेक्टर क्वालिटी को चेक करेगा कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्वालिटी कैसी है। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल फॉर्मैनशिप। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ध्यान रखना, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड सेटिंग अ क्वालिटी स्टैंडर्ड फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से लेकर हर चीज क्लास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। एक आता है क्लास लाइन, अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि एक ही बैटरी है, एक ही चार्जर है, हर फोन में लग जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्डाइजेशन। टू रिड्यूस अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बेमतलब का अलग अलग प्रोडक्ट मत बनाओ, एक प्रोडक्ट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, ठीक है, बहुत सारे मत बनाओ। गाड़ी बनाती है कार कंपनी, ये नहीं कि 50 कलर निकाल रही है, लाल पीले हरे नीले, नहीं, कुछ फिक्स कलर है वही निकालती है क्लास, ये नहीं कि जुगनू निकाल रही है, बैंगनी निकाल रही है, इतने मत करो, कोई फायदा नहीं है, ऐसा ये कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा तीसरा है क्लास वर्क स्टडी ध्यान रखना, तीसरा टेक्निक जो है वो है वर्क स्टडी, और वर्क स्टडी इज द सम ऑफ फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी। ये 4 स्टडी मिलाकर कहा जाता है वर्क स्टडी। सबसे पहले फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन, जब कोई इंसान काम करेगा तो ऑब्वियसली वो थक जाएगा, तो ये टेलर साहब कहते हैं कि रेस्ट इंटरवल देना है, कितनी देर के लिए देना है रेस्ट इंटरवल, और कितनी कितनी देर में देना है, ऐसे कितने रेस्ट इंटरवल होने चाहिए पूरे दिन भर में, ये सब आप अपने मन से डिसाइड मत करो, इसके लिए साइंटिफिक स्टडी लो, घड़ी लो, चेक करो क्लास सबको, देख सब जब काम कर रहे हैं कितनी देर में थक रहे हैं, फिर कितनी देर में एनर्जेटिक हो जा रहे हैं, ये सब चेक करके उस हिसाब से दो, तो इसको बोलते हैं फैटिग स्टडी। तो टू सेट रेस्ट इंटरवल, सेट नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, ये कीवर्ड जब तुमको मिलेगा तुम समझ जाओगे वो कौन सी स्टडी की बात कर रहा है, फैटिग स्टडी, थकान अध्ययन। मेथड स्टडी, ये बेसिकली होता किस लिए, किस मेथड से काम करें, तो जो मैनेजर होते हैं वो अलग अलग मेथड से काम करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मेथड सबसे जल्दी काम को पूरा कर दे रहा है, या हजारों वर्कर से काम कराते हैं अलग अलग मेथड से, किस मेथड में सबसे जल्दी काम हुआ, फिर वो मेथड रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए इंप्लीमेंट कर देते हैं। सिलेक्शन ऑफ मेथड which minimize the cost and maximize the quality and satisfaction of customer. And devising the concept assembly, ध्यान रखना assembly line का concept किस साइंटिफिक टेक्निक के अंदर आता है, मेथड स्टडी, ध्यान रखना असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट। टाइम स्टडी, बेसिकली काम कितनी देर में होना चाहिए, तो इसके लिए फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, सेट द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉय, कितने लोगों की जरूरत है, ये कौन से टेक्निक से पता चलता है, आपका टाइम स्टडी। ये केस स्टडी में आया हुआ है पहले भी एग्जाम में, कि तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, कौन बताता है, टाइम स्टडी। और ये भी आंख बंद करके नहीं करना है ये जो मालिक बोल रहा है उसके हिसाब से नहीं करना है, वर्कर से काम कराओ, हजारों वर्कर से, और देखो वो कौन कितनी देर में काम कर रहा है, उसका एवरेज निकालो और वो टाइम सेट कर दो सबके लिए। मोशन स्टडी, ध्यान रखना प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स, ये जो मूवमेंट है कि आप इन जो भी काम कर रहे हो उसमें से कौन से मूवमेंट प्रोडक्टिव है, कौन से अनप्रोडक्टिव। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़े होके आपको कोई और कहानी सुनाने लगूं, कोई और बात बताने लगूं, तो वो टाइम वेस्ट है, वो आप देख रहे हो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है, वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है मेरा। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, बैठा है, गपशप कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो वो सब क्या है क्लास, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, तो उसे पता करो, उसको एलिमिनेट करो, इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। डिजाइन इक्विपमेंट्स, टूल, फर्नीचर विच मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, यानी कि जहाँ पे ऐसा मशीन बनाओ ताकि वर्कर को उसकी इक्विपमेंट लेने के लिए यहाँ वहाँ ना जाना पड़े, वर्कर अपनी जगह बैठे, अगर सुबह आए सारी चीज़ सामने है उसके, बाहर ना बनाए यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, सब उसको वहीं मिल जाएगा काम करने के लिए, तो ये कौन सा है क्लास, मोशन स्टडी। अगला है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ये एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को डिफरेंशिएट करने के लिए, जो एफिशिएंट वर्कर है टारगेट को टाइम पे अचीव कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, उसको ज़्यादा वेजेस दो, जो कम प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम वेजेस दो।
और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर कहा जाता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है और ये इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर, ये हो गया डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, वर्कर और मैनेजर के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसे खत्म करना, चेंज करना, दिस इज कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन। हम कहते हैं मालिक से ये क्या कहता है, तुम्हें ज्यादा काम करवाना है ना, वर्कर को ज्यादा पैसे दो, और ये वर्कर को क्या कहता है, तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए ना, तुम ज्यादा काम करो, तो काम खत्म। हर टीचर चाहता है कि बच्चा अच्छा स्कोर करे, तो टीचर को अच्छा पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा स्कोर करे। हर बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे नंबर लेके आऊं, तो उसे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो अच्छे नंबर लेके आए। कितना सिंपल है, सोचो। तो यही चीज क्लास मेंटल रेवोल्यूशन है, जहां दोनों के नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज किया जाता है। हेनरी फेवल साहब ने और एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने, दोनों ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, टेक्निक्स को दिए हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंस है दोनों के कंट्रीब्यूशन में। अब क्या है उसको पढ़ते हैं, ये भी क्लास इस साल के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंसर्न, टेलर की बात करें, जो टेलर टेक्निक है वो बेसिकली कंसर्न वर्कर एफिशिएंसी। मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, सिर्फ उतना याद रखना, टेलर वर्कर की एफिशिएंसी को, कोई भी 4-5 याद कर लो बहुत है। टेलर जो है वो वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करता है, और जो हेनरी फ्यूल है वो बेसिकली मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करता है। ध्यान रखना, जो टेलर है, टेलर टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद वर्कर एफिशिएंसी, जबकि जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट एफिशिएंसी की बात करता है। लेवल, टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टेलर है उसने ऑर्गेनाइजेशन के जो लोएस्ट लेवल है ना, वहां से काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जो फ्यूल है स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्फेसिस की बात करें, टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, जबकि फ्यूल कहता है मैनेजमेंट की जो मैनेजर्स हैं उनके काम को कैसे करना है। भाई मैनेजर्स को क्या करना है, एम्प्लॉयज के जो बिहेवियर है ना, एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज करना है, वो कौन करेगा, मैनेजर्स। तो आपने हेनरी फ्यूल के बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखे हैं, तो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को गाइड करता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छा वेज देना चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, काम को बांटना चाहिए। तो ये क्या करता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजर को बताता है। फोकस की बात करें, टेलर मेन फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स, इट फोर्स इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जबकि फ्यूल फोकस किसमें करता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर ऑफ मैनेजमेंट, इट फोकस इंप्रूविंग ओवरऑल अचीव स्टेशन, तो उसको इंप्रूव करने की बात करता है ओवरऑल। और भी है मेजर कंट्रीब्यूशन, टेलर ने कंट्रीब्यूट क्या किया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक टेक्निक्स को बनाए। फ्यूल ने क्या किया, 14 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिया है। तो ये कंट्रीब्यूशन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, इसने टेक्निक बनाई, 6 टेक्निक और 4 आपका वो प्रिंसिपल्स, इसने 14 प्रिंसिपल्स बनाए। पर्सनालिटी की बात करें, टेलर डेवलप अ पर्सनालिटी बिकम अ फेमस, टेलर किसमें फेमस हुए, बताया था ना अभी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जबकि फ्यूल एक प्रैक्टिशनर थे, एक रिसर्चर थे, और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आपने कमेंट में लिखा भी होगा, मैंने बोला था आपको। यूनिटी ऑफ कमांड, डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल, टेलर इंसिस्ट, ये कहते हैं 8 बॉस होना चाहिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता, ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता है, देयर शुड बी 1 बॉस ओनली। एक्सप्रेशन की बात करें, टेलर टेक्निक आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर टेक्निक को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, जबकि ये बेसिकली एक्सप्रेस एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ प्रिंसिपल्स कौन सा है, तो जब कुछ नहीं बोला तो आप क्लास हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में आंसर लिखोगे, आप टेलर का आंसर नहीं लिखोगे। अगर बोलता है साइंटिफिक तो ही टेलर का आंसर लिखना। एप्लीकेबिलिटी, तो देखो टेलर के जितने भी प्रिंसिपल है ना, वो स्पेशल सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना, ये पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है। हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, इनको मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो करते हो, हर कोई फॉलो करता है, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, इक्विटी, ये सब हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन टेलर के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो क्लास स्पेसिफाइड है, हर कोई फॉलो नहीं करता, क्लास स्पेसिफिक सिचुएशन में लगाया जाता है। हेनरी फ्यूल के सदाबहार है, हर जगह लगाए जाते हैं। दैट्स इट। तो ये मैंने आपको लगभग 8 पॉइंट 9 पॉइंट बताए। तो आप 4-5 पॉइंट कोई भी अच्छे लो, अपनी कॉपी में बनाओ, बना के लिख के रखो, बिफोर एग्जाम उसी से रिवाइज करोगे, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास आपको काफ़ी अच्छे से रिवीजन मैंने कराया। थोड़ा मेरा गला खराब है तो माफ़ करना, थोड़ा रहता है ये प्रॉब्लम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर क्लास कमेंट में 2 लाइन जरूर लिखना।
आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, अपने क्लासमेट सारे दोस्तों को शेयर करना। कोई भी और अगर आप चाहते हो सर ऐसे रिवीजन कराओ, ये चीज़ कराओ, तो मुझे बताओ, क्लास में आपके हिसाब से कराऊंगा। बस आप मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वन शॉट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।